नमस्कार। पिछले करीब एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दंगे चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कवरेज नहीं है। बहुत कम कवरेज, ना के बराबर है। अखबारों में है, टेलीविजन चैनल्स में तो नहीं है। टेलीविजन चैनल्स इसी बात को लेकर व्यस्त हैं कि किसी एक खास चैनल ने शशि थरूर के बारे में क्या कहा, या योगी आदित्यनाथ ने कैसे बताया, कैसे समझाया कि बाबर, अकबर और औरंगजेब तीनों बाहर से आए हुए हमलावर थे। जबकि योगी साहब को ये नहीं मालूम कि इकलौता बाबर बाहर से आया था और यहां आकर उसने किसी हिंदू राष्ट्र पर फतेह नहीं की थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। यहां उसने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था पानीपत की जंग में, और उसके बुलाने वाला कौन था? दौलत खान लोधी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि राणा सांगा को भी इससे एतराज नहीं था। बहरहाल, अकबर यहीं पैदा हुआ था जो भारत है, उमरकोट में। औरंगजेब भी यहीं पैदा हुआ था। जब किसी बात की जानकारी ना हो तो उसका ज्ञान बघारते नहीं। जैसे प्रधान सेवक ने बोल दिया था कि तक्षशिला बिहार में है, जबकि तक्षशिला पंजाब में है, पाकिस्तान के। ये बोल दिया था कि जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर, वो गंगा नदी तक पहुंच गया था और बहादुर बिहारी भाइयों ने उसको पछाड़ दिया और पीछे फेंक दिया, जबकि सिकंदर ब्यास तक पहुंचा था। तो जब किसी चीज का ज्ञान ना हो उसको बघारना नहीं चाहिए। बहरहाल, वापिस आते सहारनपुर पर, इस वक्त वहां पर दंगे चल रहे हैं दलितों और ठाकुरों में। जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत काफी नहीं थी, अब दलितों और ठाकुरों के बीच हिंसा और नफरत का मामला चल पड़ा है। सहारनपुर के इन दंगों की, सहारनपुर जिले में जो दंगे हैं, इन दंगों की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन हमारे लोग वहां पर हैं जो हमें बताते हैं कि वहां क्या क्या हो रहा है। दरअसल 20-25 लोग थे जो महाराणा प्रताप की मूर्ति को माला पहनाना चाहते थे। इस पर दलित इलाके के कुछ लोगों ने ऐतराज जाहिर किया कि आपकी आवाज बहुत तेज है लाउड स्पीकर्स की। इस पर झगड़ा हो गया और झगड़े में एक नौजवान की मौत हुई और 25 दलितों के घर जलाए गए। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है नौकरियों का, जॉब्स क्रिएट करने का, उस तरफ ध्यान है या नहीं है। बहरहाल, हमारे चैनल्स जितने भी हैं और हमारे मीडिया भी और हमारे नेता भी, इनका ध्यान कहीं और है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं बल्कि कई शहरों से इस तरह की खबरें अभी आ रही हैं, जहां पर मूर्तियों को लेकर के, शोभा यात्राओं को लेकर के झगड़े फसाद, दंगे हो रहे हैं। कहीं पर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई, कहीं मूर्तियां लगाने नहीं दी गई, या कहीं पर उसके बदले में राणा प्रताप की शोभा यात्रा निकली तो उसको रोका गया। सबसे मजे की बात यह है कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। पुलिस की मौजूदगी में बहुत डिटेल में खबरें नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा पता चल रहा है, दलितों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में दलित बस्ती जलाई गई सहारनपुर में, और जिसके आक्रोश के चलते बाद में उन लोगों ने महापंचायत बुलाई और फिर उसमें दंगे हुए। तो ये बहुत ही दुखद है कि जिस बेरोजगारों की फौज को रोजगार देना चाहिए था, वो दंगा फसाद और मूर्तियों के बहाने झगड़ा करने में लगी है। और सबसे दिलचस्प ये है कि ये दो समुदायों का झगड़ा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, ये जातीय झगड़ा है जो हिंदू सवर्ण और हिंदू दलितों के बीच में हो रहा है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एनसीसी के कैंप लगा करते थे, और उनमें जब कल्चरल प्रोग्राम होता था तो उसमें एक गाना बहुत मशहूर होता था। शुरू में तो कहा गया, उस गाने के बोल थे, हम सब हिंदी हैं, लेकिन बाद में उसमें तरमीम की गई, परिवर्तन किया गया, हम सब भारतीय हैं। आज वो गाना मेरा ख्याल गाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज हम सब भारतीय तो नहीं हैं, या मुस्लिम हैं, या गौरक्षक हैं, या हिंदू हैं, या दलित हैं, या जाट हैं, या गुज्जर हैं। हम इन पहचानों में बटे हुए हैं इस वक्त। जहां तक दलितों की बात है, सदियों के शोषण के बाद, बल्कि हजारों सालों के शोषण के बाद, वो उन्होंने अपनी पहचान जाहिर करनी शुरू करी है, खुद को संगठित किया है। सहारनपुर में जो हुआ, इसमें भीम सेना के लोग सामने बढ़कर आए, दलित नौजवान जो थे। चंद्रशेखर इसके संयोजक है, उनके मुताबिक उत्तर भारत में ही 40,000 लोग इसमें शामिल हैं भीम सेना के। और उनका ये भी मानना है चंद्रशेखर का कि पॉलिटिकल पार्टियां इनका वोट लेने के लिए, दलितों का वोट लेने के लिए कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन करती कुछ नहीं है। ऊना में जैसे दलित की हत्या हो गई, या रोहित वेमुला, उसको खुदकुशी करनी पड़ी।
जिन हालात में उसको धकेला गया, डाला गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज करती कुछ नहीं है। सहारनपुर की हालत ठीक नहीं है और बेहतर होगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बजाय इसके कि हमें गलत हिस्ट्री बताएं, गलत इतिहास पढ़ाएं, सहारनपुर की तरफ तवज्जो दें। सन 1976 में कानून बना था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये सन 76 की बात है। मकसद इसका ये था कि बाहर से, विदेशों से जो पैसा आता है उसको रेगुलेट किया जाए, उसकी जानकारी रखी जाए ताकि वो गलत काम में यहां पर आकर इस्तेमाल ना हो। गलत काम चाहे चुनावों में उसका इस्तेमाल ना हो या एनजीओ के रूट के जरिए ऐसे लोगों के हाथों में ना चला जाए जो देशद्रोही हों, देशद्रोही गतिविधियों में। सन 2010 में इसे FCRA बना दिया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और इसमें भी यही कहा गया कि जो विदेशों से पैसा आएगा उसको रेगुलेट किया जाएगा। इसके मुताबिक बाहर से पैसा लेना मना था, लेकिन सन 2014 में, मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस भेजा बीजेपी और कांग्रेस को, ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा विदेशी पैसा इन दोनों पार्टियों को आया है, तो क्यों ना कंटेम्प्ट एक्शन लिया जाए। और कंटेम्प्ट एक्शन लिया जाए, 6 महीने के भीतर कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस साल जब बजट पेश किया गया, चुपके से एक लाइन, जैसे फुटनोट होता है, एक लाइन ऐड कर दी गई कि विदेशों से जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, जो भी सहायता आएगी या दान आएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको विदेशी नहीं माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां ले सकती हैं विदेशों से पैसा। पॉलिटिकल पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस और CPIM तीनों शामिल हैं इस वक्त, जिनको बाहर से पैसा मिला है। 977 करोड़ रुपया ऐसा आया है जिसका सोर्स नहीं मालूम। और ये जो अमेंडमेंट किया गया FCRA में, इसके मुताबिक सन 2010 से लागू होगा, यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस था वो अब इन पर लागू नहीं होगा। लेकिन अब मार्च में हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकार से कहा है कि क्यों ना एक्शन लिया जाए आप लोगों पर कि आपने 2014 का हुक्म नहीं माना। यानी FCRA में जो एक सेंटेंस लगाकर फुटनोट की तरह तब्दीली की गई थी, उसको हटाना पड़ सकता है। एनडीए सरकार जो है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो लॉ है, इस कॉम्प्लिकेशन में ये फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक चुपचाप से एक अमेंडमेंट मनी बिल में किया था, जिसके तहत इनको जो बीजेपी, इनकी पार्टी को जो पैसे मिले थे, और कांग्रेस को वेदांता कंपनी से, जिसका इंडिया में एक सब्सिडरी है, उस कंपनी से पैसे लिए थे इन्होंने 2007 और 2008, उसके बाद भी लिए थे। मगर इन्होंने, और वो इलीगल था, और उस वायलेशन को कवर करने के लिए इन्होंने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जो 2010 का था, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इन्होंने चेंज कर दिया और उन कंट्रीब्यूशंस को जायज और लीगल करार दिया। तो एक पिटिशन हाईकोर्ट में ऑलरेडी है, जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि इस पे कार्रवाई हो, ये गलत हुआ है। जो वेदांता से जो फॉरेन कंपनी डिफाइन किया जाता है, और कांग्रेस और बीजेपी को फंडिंग मिली थी। तो अब 2010 तक का तो एनडीए ने अपना साफ कर लिया, उसको लीगलाइज कर लिया, मगर 2010 से पहले क्या करें, 2007 में जो पैसे मिले थे उसका। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब जो पुराना जो एक्ट था 1976 जो रिपील हो चुका है, क्योंकि उसको 2010 वाले एक्ट ने रिप्लेस कर दिया, उसको भी अमेंड किया जाए ताकि जो पहले लिए थे उसको भी लीगल किया जाए। मगर वो कैसे करें? लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये एक डेड एक्ट को आप कैसे अमेंड कर सकते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि एक डेड बॉडी को आप उठा के उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, और उस बॉडी में कुछ चेंजेस करने की कोशिश जा रही है। तो ये लीगल कॉम्प्लिकेशन और पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन, ये एक्चुअली बड़ा पॉलिटिकल मामला बन चुका है। इससे अब एनडीए किस तरह बाहर निकलेगी ये अब समझ में नहीं आ रहा। मगर इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन गलत तरीके से लिए, और मोटा मोटी उसको पूरी तरह ये लीगली अपने पार्लियामेंट ब्रूट मेजॉरिटी के थ्रू कवर करना चाहती है। मगर दिल्ली हाईकोर्ट अभी भी इस मामले को सीरियसली ले रहा है, और अटॉर्नी जनरल को सरकार के अभी भी जवाब देना पड़ रहा है। आगे जाके हमें पता लगेगा कि क्या होगा इसका। एक कंपनी है वेदांता, इसके ज्यादातर जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, वो विदेशी हैं और लंदन में रजिस्टर्ड है ये कंपनी। जो प्रमोटर है वो भारतीय हैं।
इनका पूरा इरादा है कि उड़ीसा में माइनिंग की करें, उड़ीसा के जितने भी रिसोर्सेज आदिवासी इलाकों के उन पर कब्जा किया जाए। उनको लीजेस भी मिली हैं, वहां पर एजिटेशन भी चले हैं, आंदोलन भी हुए हैं। वेदांता कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टियों को। अब देखना यह होगा क्या सरकार अदालत के हुक्म का पालन करती है, अदालत के हुक्म को मंजूर करती है और एफसीआरए में जो एक वाक्य लगाया था उसको हटाकर एक बार फिर से विदेशों से आए धन को गैरकानूनी मानती है, या एक आध और कोई पतली गली से निकलने का रास्ता देखती है। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। नमस्कार।